अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जीन थेरेपी। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हम गोल्स देखेंगे जीन थेरेपी के। देन हम टाइप्स की बात करेंगे। उसके बाद हम वेक्टर्स पे आएंगे और देन हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे जीन थेरेपी के। और द एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम एप्लीकेशन देखेंगे जीन थेरेपी की। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जीन थेरेपी होता क्या है। जीन थेरेपी की बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक जीन को किसी भी इंडिविजुअल सेल में या टिश्यू में क्या इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम उसमें जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम रिप्लेस कर सकें हेल्दी जीन के साथ। और इसमें जो हमारे पास क्या होगा कि जो डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील है उसको भी हम क्या करते हैं कि फंक्शनल एलील के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी भी कहते हैं। अब साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर नॉन फंक्शनिंग जीन है। उसके बाद हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन को इंसर्ट किया उसी सेल के अंदर। और अब वही सेल जो नॉन फंक्शनिंग था अब वो फंक्शनिंग की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पर्पस है जीन थेरेपी का कि हम जीन थेरेपी को स्टडी क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी जीन थेरेपी। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास वो डिजीज जो फार्माकोथेरेपी से ट्रीट नहीं हो रही, यानी कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए और वो पेशेंट उस मेडिसिन को कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं देन जीन थेरेपी, यानी कि फार्माकोथेरेपी से हम जीन थेरेपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास काफी डिजीज आ जाती है, जैसे कि हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, हमारे पास कैंसर है। और ये जो डिजीज हम ट्रीट करते हैं ये हम करते हैं परमानेंट बेसिस के ऊपर ट्रीट करते हैं। इनमें हमारे पास मोनोजेनिक डिजीज भी आ जाती हैं और इनमें हमारे पास पॉलीजेनिक डिजीज भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजी कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास टारगेट जीन कौन सा है और उस पर हमने कौन सा मॉडिफाइड जीन जो है उसको अप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाइड डिजीज की उस वो हमारे पास डिपेंड करती है अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके बाद कि हम कितना जानते हैं किसी डिजीज के बारे में, उसकी पैथोलॉजी के बारे में। अब स्ट्रेटजीज जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कैंडिडेट जीन को। वो बेस किस पे करता है कि क्रोमोसोमल लोकेशन पे, कि वो क्रोमोसोम के किस लोकेशन पे हमारा वो स्पेसिफिक जीन मौजूद है और उसकी वो फिनोटिपिकली रेलिवेंस है भी है कि नहीं है हमारे उस डिजीज जीन से। अब जब हम कैंडिडेट जीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, अब उसको हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पीसीआर आ जाता है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर की एक खास बात यह है कि इसके लिए हमें सैंपल साइज जो है वो स्मॉल चाहिए होता है, जिससे हम आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। इंटरेक्ट मेथड है, उसके अंदर हम मोलिकुलर मार्कर्स को यूज करते हैं किसी भी रिलेटेड डिजीज के क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये थी स्ट्रेटेजी जीन थेरेपी की। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्स ऑफ जीन थेरेपी। पहला गोल ये है कि एम्यूलरेशन होती है डिजीज की अपॉन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक जीन, यानी कि हम डिजीज को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको हम क्योर की तरफ लेके जाते हैं, उसको हम डिजीज को रेडिकेट करने की कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी में से थेरेप्यूटिक जीन को इंट्रोड्यूस करवा के। और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो रिप्लेस कर देगा डिफेक्टिव जीन को। इसके बाद हमारे पास ये है कि जो फुली फंक्शनल और एक्सप्रेसिबल जीन होगा वो ही टारगेट सेल पे जाके हम उसको इस्तेमाल करवाएंगे, जिसकी वजह से जो परमानेंट करेक्शन हो जाएगी एक स्पेसिफिक जेनेटिक डिजीज की। अब हमारे पास लीवर जो हमारा ऑर्गन है वो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ होते हैं पोटेंशियल सेल, और ये एक सूटेबल कैंडिडेट है जीन थेरेपी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की टाइप्स की अगर अब बात की जाए तो उसमें हमारे पास मेजर दो टाइप्स है, एक है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होती है और एक है जर्मलाइन जीन थेरेपी है। सोमेटिक सेल्स को हम आगे मजीद क्लासिफाई करते हैं इन विवो में, एक्स विवो में और इन सिटो में। अब हम पहले बात करेंगे सोमेटिक सेल जीन थेरेपी की। तो सोमेटिक सेल से मर्द है ऐसे सेल्स जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे सेक्स सेल्स है वो इन्वॉल्व ना हो, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो एक्सोस्पर्म्स है उनके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के उसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स हैं वो। तो सबसे पहले इसका जो हमारे पास एडवांटेज होगा वो यही होगा कि इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे जीन को डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होंगे, जिसमें हमारे पास ब्लड सेल्स आ जाते हैं, बोन मैरो सेल्स आ जाते हैं, स्किन सेल्स आ जाते हैं। और दूसरा ये इफेक्ट कि दूसरा इसका एडवांटेज हमारे पास ये होगा कि ये इफेक्ट नहीं करेगा प्रोजेनी को, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इसका इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सोमेटिक सेल्स इन्वॉल्व हैं, जर्मलाइन सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका इफेक्ट एक जनरेशन तक ही रहेगा। और करंटली जो हमारे पास वो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी ही जो है जो अलाउ की जाती है परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर भी। अब इसके अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो जो हमारे पास पॉलीजेनिक या मल्टी फैक्टरल डिजीज है, यानी कि जिनके अंदर एक से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व हैं, जो कि
डिजीज कॉज कर रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये गुड कैंडिडेट नहीं है, यानी कि जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है ये उनको इजीली ट्रीट नहीं कर सकती। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है इन विवो जीन थेरेपी आ जाती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के अंदर ही। तो इन विवो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जीन है उनको हम ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर सिस्टेमिकली, यानी कि बॉडी के अंदर इंफ्यूज करवाते हैं आईवी रूट से। और इसमें हम वेक्टर्स को यूज करते हैं इन विवो जीन थेरेपी में। अब वेक्टर जो है वो हमारे पास वायरसेस भी हो सकते हैं और लाइपोसोम्स भी हो सकते हैं। वेक्टर्स के बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इन विवो जीन थेरेपी को हम फिजिकल मीन से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टिश्यू इंजेक्शन है जो कि ब्रेन ट्यूमर में हम यूज करते हैं, और बायोलिसिक्स है यानी कि डर्मल डीएनए वैक्सीनेशन। जैसे हम बॉडी की वैक्सीनेशन करते हैं उसी तरीके से हम इन विवो जीन थेरेपी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक मोस्ट यूजफुल मेथड है, क्योंकि इसमें हम जो हमारा कन्वेंशनल पेरेंटल मेडिकेशन मेथड है यानी कि इंजेक्शन वाला मेथड जो है उसी को हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक लीस्ट एडवांस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इनसफिशिएंट टारगेटिंग होती है वेक्टर की करेक्ट टिश्यू साइट पे। यानी कि जो हमारी एग्जैक्ट टारगेट टिश्यू साइट है वहां पे जो हमारे वेक्टर्स हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं पहुंचने के लिए। और उसके अलावा जो है इसका मेरे पास जो थेरापेटिक इफेक्ट अचीव करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है। और जो रेट्रोवायरल वेक्टर है ये एक वेक्टर की किस्म है रेट्रोवायरल वेक्टर। वो एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वो क्या करेगा कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को यानी हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन होगा उसको उसकी टारगेट साइट तक लेके ही नहीं जाएगा। इसके बाद हम करेंगे एक्स विवो जीन थेरेपी की। तो एक्स विवो जीन थेरेपी में हमारे पास क्या होता है कि हम सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद हम उन्हीं सेल्स को पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा इंसर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम इसको एक्स विवो जीन थेरेपी भी कहते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये हम कहाँ से लेते हैं, ये पेशेंट की बॉडी में से हम लेते हैं, यानी कि उसके बाद उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं लैब के अंदर, और देन वापस जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा इंसर्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास ब्लड सेल्स आ जाते हैं, बोन मैरो सेल्स आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस। तो पहला इसका एडवांटेज ये है कि जो वेक्टर है वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं टारगेट सेल के ऊपर, नॉट इन द बॉडी। यानी कि जो हमारा वेक्टर होगा वो टारगेट साइट पे ही जाके डायरेक्टली एक्ट करेगा, पूरी बॉडी के अंदर उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। और जो इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम होगा वो वेक्टर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो इसीलिए जो वेक्टर ज्यादा इफेक्टिवली अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक एक्सपेंसिव मेथड है ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स की जो कि एक्सवीओ जीन थेरेपी में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ सेल्स। हम सेल्स को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। अब सेल्स को कलेक्ट कैसे करेंगे कि हम पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेंगे, ठीक है, ब्लड सेल्स ले सकते हैं। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी से हम हमारा जो है सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, और टिश्यू बायोप्सी से भी हम सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हमारे पास सेल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो उनको आइसोलेट करते हैं कि हमारा जो टारगेट सेल्स है उनको हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास कलेक्टेड सेल्स होते हैं वो उनको हम आइसोलेट करते हैं और उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास एक टारगेट डिजीज है, वो है हमारे पास एक ब्लड डिसऑर्डर, तो हम क्या करेंगे कि हम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो होंगे उन्हीं को ही आइसोलेट करेंगे, बाकी सारे सेल्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, वो हमारे पास इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब हमारे पास हमारा टारगेट सेल आ चुका है तो हम उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। अब उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करेंगे, वो हम करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। और इसी के लिए हम जो है वायरल वेक्टर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी करवाते हैं सेल एक्सपेंशन, यानी कि उसका जो नंबर ऑफ साइज है यानी उसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज करवाते हैं। एट द एंड हमारे पास आता है सेल इन्फ्यूजन। अब यहाँ पे हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स है वो काफी तादाद में मौजूद है। ठीक है। तो हम उनको ब्लड वेन के थ्रू क्या करते हैं कि टिश्यू स्पेसिफिक टिश्यू या जो ऑर्गन होगा उसके अंदर दोबारा इंसर्ट करवा देंगे, इन्फ्यूज करवा देंगे। तो ये थे स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सवीओ जीन थेरेपी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सिटू जीन थेरेपी। इन सिटू जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जेनेटिक मटेरियल को डिजायर्ड टारगेट टिश्यू पे, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट परफॉर्म कर रहा है या जो जेनेटिक डिफेक्ट दे रहा है। और ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए कैंसर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जर्मलाइन जीन थेरेपी। अब नाम से ही वाज़ेह है कि जो हमारे पास जर्मलाइन जीन थेरेपी है इसके अंदर हमारे पास जर्म सेल्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनमें हमारे पास एग्स आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे।
और इसका जितना भी इफेक्ट होगा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है जर्म सेल्स की। जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है उसको अभी कंसिडर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए भी, और इसके अलावा ह्यूमंस के ऊपर अभी इसका ट्रायल अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि ये अनएथिकल है। इसके अलावा इसके अनएथिकल होने की साथ साथ जो है इसकी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा होंगे, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमंस के ऊपर इसका जो ट्रायल है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर्स की। तो दो तरह के हम वेक्टर्स यूज करते हैं। हमारे पास पहला वेक्टर है वायरल वेक्टर, दूसरा हमारे पास है नॉन वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर की अगर बात की जाए तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस होते हैं, जो कि हम करते हैं थेरापेटिक जीन को डिलीवर करने के लिए किसी भी टारगेट सेल्स के ऊपर, और इसी के नतीजे में हम जीन थेरेपी का प्रोसेस कंडक्ट करवाते हैं। ये एक तरह के व्हीकल के तौर पे एक्ट करता है, जो कि क्या करता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन को उसके टारगेट सेल्स के ऊपर लेके जाता है। वायरल वेक्टर्स में हमारे पास कई तरह के वायरसेस आ जाते हैं। इसमें हमारे पास रेट्रो वायरस है, अडेनो वायरस है, अडेनो एसोसिएटेड वायरस है, herpes वायरस है, वैक्सीनिया वायरस है और पोलियो वायरस है। इसके अलावा भी और भी वायरसेस हैं जो कि वायरल वेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की प्रॉपर्टीज है वायरल वेक्टर्स की, कि कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक वायरल वेक्टर की। तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी है, कि वो सेफ टू यूज होना चाहिए। उसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होनी चाहिए। वो स्टेबल होना चाहिए, यानी उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट आए तो वो उसको हैंडल कर सके और अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। और वो एक सेल टाइप स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक सेल पे जाके ही एक हमारा जो वायरल वेक्टर है वो एक्ट करना चाहिए। अब अगर आइडियल वेक्टर की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वो यही है कि वो टारगेट करे राइट सेल को, उसके अलावा इंटीग्रेट करे जीन को सेल्स के अंदर, और अवॉइड करवाए हार्मफुल साइड इफेक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीन थेरेपी, की जीन थेरेपी के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एडवांटेज ये है कि टारगेटिंग द रूट कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि जो जीन थेरेपी है ये डिजीज की जो रूट कॉज होगी, यानी कि जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज हो रही होगी, उस रूट कॉज को जाके ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा। और इसके अलावा जीन थेरेपी का पोटेंशियल होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे सके, जो कि हम फार्माकोथेरेपी से अचीव नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसकी जो प्रिसीजन टारगेटिंग होती है, कि यानी कि बॉडी के दूसरे सेल्स को जाके इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ जो डिफेक्टिव सेल होगा और उसका जो डिफेक्टिव जीन ही होगा उसी पे जाके ये हमारी जो जीन थेरेपी इफेक्ट करेगी और उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेगी। इसके अंदर जो साइड इफेक्ट्स के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा जो पॉलीजेनिक डिजीज हैं, यानी जिनमें एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू जीन थेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जीन थेरेपी। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में है, कि ये सेफ टू यूज है कि नहीं है। यानी कि अगर तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें पेशेंट की जो प्रोफाइल है उसको साइड बाय साइड चेक करता रहना होगा। उसके बाद इसकी कम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट है, कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स चाहिए इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए, और इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा आती है। देन नेक्स्ट हमारे पास एथिकल कंसिडरेशन है, यानी कि हमारे पास जो जर्मलाइन जीन थेरेपी है, जैसे कि वो अब ह्यूमंस के ऊपर अप्रूव नहीं है। ठीक है, ड्यू टू एथिकल कंसिडरेशंस की वजह से इसको हम क्या करते हैं, डिसएडवांटेजेस के तौर पे कंसिडर करते हैं। इसकी लिमिटेड इफेक्टिवनेस है, यानी कि एक स्पेसिफिक टारगेट सेल को जाके ये ट्रीट करेगा, वहीं पे लिमिट रहेगा। बाकी अगर किसी और सेल की वजह से कोई डिजीज कोज हो रही है तो उस पर जाके इफेक्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा इसका पोटेंशियल भी होता है कि ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस करवा दे, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे जीन्स हैं, जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन, उनको जाके भी अल्टर कर सकता है, साथ भी कोई ना कोई इफेक्ट दे सकता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी के बारे में। तो जीन थेरेपी को हम इस्तेमाल करते हैं मोनोजेनिक डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए और पॉलीजेनिक डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए। हमारे पास मोनोजेनिक में आ जाती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अडेनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी है, हीमोफिलिया है। और पॉलीजेनिक डिजीज में हमारे पास कैंसर, डायबिटीज, मेलाइटिस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वायरल या बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम जीन थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनहेरिटेड डिजीज को भी ट्रीट कर सकते हैं, और हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।